This is our sixth lecture on the topic, that is chapter number 11, electric current through conductors of 11th science of Maharashtra board. And in today's lecture we are discussing some interesting phenomena, how Ohm's law get discovered. ओम्स लॉचा शोध कसा लागला, त्याच्या मागचं कारण काय होतं, कुठनं त्या ठिकाणी विचार करण्याला सुरुवात झाली, इथपासून आपण सुरुवात करणार आहे. सो हाऊ ओम्स लॉ गेट डिस्कवर्ड or origin of Ohm's law lies in which concept, that concept we will discuss today, as well as we are discussing what are the limitations of Ohm's law. Ohm's law is followed by number of substances, but there are limitations. ते लिमिटेशन्स काय आहेत याचा पण आपल्याला विचार करायचा आहे. कुठे कुठे ओहम्स लॉ फॉलो होत नाही त्याचा विचार पण आपण करणार आहे. आणि त्यानंतर ओहमिक सबस्टन्सेस कोणते, ओहमिक रेजिस्टन्स कशाला म्हणायचं, नॉन ओहमिक सबस्टन्सेस कोणते, नॉन ओहमिक रेजिस्टन्स कशाला म्हणायचं, याचा पण आपण विचार करणार आहे. सो इट इज इंटरेस्टिंग वन अँड इझी वन, एकदम सोपं आहे. त्यामुळे काहीच त्या ठिकाणी जास्त डोक्याला ताण देण्याचा कोणताच पॉईंट या टॉपिकमध्ये नाही आहे. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट पॉईंट, दॅट इज origin of Ohm's law. How Ohm's law get originated, from where the idea get developed. Now look, in last lecture we have discussed or we have obtained the relation E is equal to rho into J. So electric field intensity or electric field, or you can say EMF, बरोबर आहे, can you call it as EMF? Yes, EMF is equal to specific resistance or resistivity times the current density. Now look, EMF, unit of EMF is volt per meter. बरोबर आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. Specific resistance unit is ohm meter. Specific resistance unit is ohm meter. हे समोर आपल्याला डिस्कस करायचंय. पुन्हा याचा सेपरेट कॉन्सेप्ट आपल्या चॅप्टर मध्ये आहे, त्यामुळे तेव्हा मी डिस्कस करेलच, तो प्रश्न नाही. पण सध्या लक्षात ठेवा, स्पेसिफिक रेजिस्टन्स किंवा रेजिस्टिव्हिटीचं युनिट असतं ओहम मीटर. इंटू करंट डेन्सिटी मीन्स एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. ऑल दीज युनिट्स यू नो. ओके, नाउ लुक, this meter and meter get cancelled, so you get volt per meter is equal to ohm, ampere per meter. Now look, this meter and this meter get cancelled, you will obtain the relation V means voltage potential difference is equal to ohm, it is unit of resistance, and A is unit of current, ampere. बरोबर आहे. म्हणजेच दिस इज पोटेन्शियल डिफरन्स इज इक्वल टू रेजिस्टन्स into current. So the relation between EMF and current density, from this relation you can obtain the relation V, potential difference साठी V, resistance साठी R and current साठी I, and this is nothing but Ohm's law. So origin of this Ohm's law lies in this equation. या इक्वेशन मध्ये त्या ओम्स लॉचा सोर्स आहे की जिथनं तुम्हाला तयार करता येतं V is equal to RI. V is equal to RI. This is Ohm's law. Potential difference is directly proportional to current, and this resistance is the proportionality constant. हे आपण कालच बघितलंय, लास्ट लेक्चर मध्येच बघितलंय आपण. So this shows that the origin of Ohm's law lies in this equation. EMF is equal to specific resistance into current density. So this is first point you have to know. Okay, एकदम सिंपल, काही त्याच्यामध्ये कठीण काहीच नाही आणि लक्षात ठेवण्यासाठी सोपा आहे की या इक्वेशन नुसार ओम्स लॉ डेव्हलप करता येतो, किंवा द ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ लाइज इन दिस इक्वेशन. द सेकंड कॉन्सेप्ट इज व्हॉट आर लिमिटेशन्स ऑफ ओम्स लॉ. नाउ लुक, लॉ means what?
लॉ मीन्स, हां गॉट इट, तुला मिळालं त्याचा आन्सर. लॉ म्हणजे असं काहीतरी असतं की ज्यानुसार तो फिनॉमिना घडतो. बरोबर आहे. सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉचं स्टेटमेंट काय, द पोटेन्शियल डिफरन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स वाढवला तेवढा करंट वाढतो, असं स्टेटमेंट केलेलं त्यांनी, किंवा जेवढा करंट वाढवला तेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स वाढतो. मग आता ओहम्स लॉने हे जे स्टेटमेंट सांगितलं, द स्टेटमेंट proposed by Ohm must be followed by all the substances. Law is for everyone. फक्त काही जणांसाठी लॉ आहे, काही जणांसाठी लॉ नाही असं असतं का? नाही. इट इज फॉर एव्हरीवन. सो स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल द सबस्टन्सेस. त्यांनी जे स्टेटमेंट केलं ओम्स लॉनी की इफ यू इंक्रीज पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस द कंडक्टर, देन अक्रॉस द सबस्टन्स, नॉट युजिंग द वर्ड कंडक्टर, अक्रॉस द सबस्टन्स, देन the current flowing through the substance must go on increasing. असं असलंच पाहिजे. पोटेन्शियल वाढवलं करंट वाढलाच पाहिजे, पोटेन्शियल कमी केलं करंट कमी झाला पाहिजे. लिनियरली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे त्यामुळे लिनियरली मीन्स द ग्राफ बिटवीन पोटेन्शियल डिफरन्स अँड करंट VI curve should be like this. The relation between applied potential difference and current must be like this. Okay. Now tell me whether all the substances in the universe follow this law. ये लॉ सब सब्सटेंसेस फॉलो करते हैं क्या? नहीं. कुछ सब्सटेंसेस में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन ऐसा नहीं होता. अगर आपने सेमीकंडक्टर का एग्जांपल लिया तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस में ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये करंट. तो अपना ग्राफ अपनों को मिलता है, अगर वोल्टेज पॉजिटिव किया अपन ने, यानी कि वोल्टेज बढ़ाते गए अपन उसके अक्रॉस का, तो करंट बढ़ता जाता है, लेकिन उसका रिलेशन ऐसा लीनियर नहीं रहता, इस तरह से होता है. और अगर ने अपन वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज कर दी तो उसमें से जाने वाला करंट इस तरह से होता है. ठीक है, यह है करंट एक्सिस, यह है वोल्टेज एक्सिस. देखो ओहम ने क्या बताया था कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि उन दोनों में का ग्राफ ऐसा ही आएगा. लेकिन अगर अपन ने सेमीकंडक्टर मटेरियल का या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज वहां पर किया तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन ऐसा नहीं दिखता अपने को, वो कुछ तो अलग दिख रहा. अपन ने पोटेंशियल चेंज किया तो भी उसमें से उस पोटेंशियल चेंज किया तो करंट की डायरेक्शन भी बदल रही, जाने वाला करंट भी बदल रहा. सो पोटेंशियल के हिसाब से करंट लीनियरली चेंज नहीं हो रहा. मींस देयर एग्जिस्ट सम मटेरियल विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ. ओम्स लॉ ने स्टेटमेंट बनाया था सब मटेरियल के लिए, लेकिन यूनिवर्स में ऐसे कुछ मटेरियल है, बहुत सारे हैं, कि जो ओम्स लॉ फॉलो करते नहीं, और इन मटेरियल के बारे में ओहम ने कुछ भी बताया नहीं. ओहम से नथिंग अबाउट सच सब्सटेंसेस. सो दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉ में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि कुछ सब्सटेंसेस ओहम्स लॉ फॉलो करेंगे और कुछ सब्सटेंसेस फॉलो करेंगे नहीं. सो दिस इज फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ ओहम्स लॉ. ये हो गया पहला ड्रॉबैक. अब ध्यान रखो, कंडक्टर में से जाने वाला करंट, अब मैं यहां पर एक डायग्राम निकालता हूं. ये समझो एक कंडक्टर है, कॉपर का बना है हुआ, इसको अपन ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसमें से करंट जा रहा है. ये वेरिएबल सोर्स है, यानी कि इसका वोल्टेज मैं कम ज्यादा कर सकता हूं. अगर सोर्स वेरिएबल बताना होगा आपको तो ऐसा एरो बताना उसमें. ठीक है, इस बैटरी का वोल्टेज में पहले 1 वोल्ट रखा, करंट पास हो गया 1 एम्पियर. 2 वोल्ट रखा, इस कंडक्टर में से करंट पास होगा 2 एम्पियर. 3 वोल्ट वोल्टेज रखा, करंट जा रहा 3 एम्पियर. 4 वोल्ट रखा, करंट जा रहा 4 एम्पियर. 5 वोल्ट रखा, करंट जा रहा 5 एम्पियर. 6 वोल्ट रखा, करंट जा रहा 6 एम्पियर. 10 वोल्ट
पे करंट जा रहा 10 एम्पियर, लेकिन जब मैंने वोल्टेज किया 11 वोल्ट, यहां पर समझो 11 वोल्ट टिका मैंने, ठीक है। जब मैं वोल्टेज 11 वोल्ट करता हूं, देखो करंट यहां पर 3 एम्पियर, यहां पर 5 एम्पियर करंट, यहां पर 8 एम्पियर करंट, यहां पर 11 एम्पियर करंट। जब मैं वोल्टेज 11 वोल्ट करता हूं तब मुझे दिखता है, दूसरा कलर यूज करता हूं मैं यहां पर, 10 वोल्ट तक बराबर ग्राफ आ रहा अपने को, 10 वोल्ट पे 10 एम्पियर मिल रहे अपने को। लेकिन 11 किया तो मुझे ऐसा दिख रहा कि अब जाने वाला करंट कम हो रहा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं मिल रहा अपने को, मिलने वाला ग्राफ डाउन हो रहा है, यानी कि वो चेंज हो रहा है, उसका लीनियर पोर्शन चेंज हो रहा है, वो कर्व बन रहा है। क्यों क्यों बनेगा ऐसा? अपन तो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ना चाहिए, करंट बढ़ रहा, लेकिन जो लिनियरिटी से वो करंट बढ़ना चाहिए उस लिनियरिटी से वो करंट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? जब ज्यादा करंट इस वायर में से जाएगा, when large current flows through the conductor, then there produces heat. जब ज्यादा करंट जाएगा तो कंडक्टर में ज्यादा हीट बनेगी, ज्यादा हीट लॉस करेंगे वो करंट कैरिंग कैरियर चार्जर्स, यानी मींस इलेक्ट्रॉन्स will lose more energy in the conductor. Because of that loss of energy, the temperature of the conductor increases. और टेम्परेचर अगर कंडक्टर का बढ़ गया तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये अपने को पता है। So when large current flows through the conductor, its resistance increases. टेम्परेचर बढ़ेगा अपने रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। देखो ग्राफ चेंज हो गया। सो करंट में और वोल्टेज में लीनियर रिलेशन नहीं रहेगा, इस तरह का रिलेशन नहीं रहेगा, इस तरह बनेगा। और इस बारे में ओहम ने कुछ बताया नहीं। ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है उसमें खाली ऐसा लिखा है कि करंट एंड वोल्टेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओनली, आफ्टर हाई करंट द रिलेशन चेंजेस, ऐसा कुछ भी बताया नहीं है। स्टेटमेंट आपको सबको पता है। सो ये बन गया ओम्स लॉ का सेकंड लिमिटेशन। मींस कंडक्टर obeys Ohm's law up to a particular limit, and beyond that limit Ohm's law cannot be followed by the good conductor also. गुड कंडक्टर भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, और इस बारे में ओहम ने कुछ बताया नहीं, ओम्स लॉ में कुछ वहां पर दिया नहीं है, इसलिए ये बन गया ओम्स लॉ का सेकंड ड्रॉबैक। सो दो ड्रॉबैक है ओम्स लॉ में। पहला ड्रॉबैक मैंने कौन सा बताया कि देयर एग्जिस्ट सम सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, और इस बारे में ओम्स ने कुछ बताया नहीं, इसलिए ये पहला ड्रॉबैक बन गया ओम्स लॉ का। और सेकंड ड्रॉबैक है, अगर ज्यादा करंट पास हो गया कंडक्टर में से तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से करंट और वोल्टेज में लीनियर रिलेशन नहीं रहता, वो चेंज हो जाता है। और इस चेंज के बारे में ओम्स ने कुछ नहीं बताया, इसलिए यह बन गया ओम्स लॉ का सेकंड लिमिटेशन। यह है दो लिमिटेशंस ओम्स लॉ। ठीक है, ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ ध्यान में आ गया आपके कि E इज इक्वल टू रो जे, इस फॉर्मूला से ओम्स लॉ का ओरिजिन हो गया। ओम्स लॉ क्या है आपको सबको पता है, और ओम्स लॉ में क्या ड्रॉबैक है? दो ड्रॉबैक है। वो कौन से दो ड्रॉबैक है? तो देयर एग्जिस्ट सम सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये पहला ड्रॉबैक, उस बारे में ओम्स ने कुछ नहीं बताया, इसलिए वो पहला ड्रॉबैक बन गया। और दूसरा ड्रॉबैक कौन सा है कि ऑल द कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ एट हायर टेम्परेचर से, और व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज लार्ज वन। इस बारे में भी ओम्स लॉ ने कुछ नहीं बताया, सो ये बन गया उसका दूसरा ड्रॉबैक। ये हो गए दो पॉइंट, ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ, और दूसरा पॉइंट हो गया लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। इन बुक देयर इज क्वेश्चन distinguish between ohmic and non-ohmic substances. Okay, we will discuss like that. Now, what are ohmic substances? As per the name, what are ohmic substances? The substance or the substances which follows Ohm's law. जो substances Ohm's law follow करते हैं उनको अपन कहेंगे ohmic substances. So, substances
following Ohm's law are called ohmic substances. ओके, जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनको कहेंगे अपन ओहमिक सब्सटेंसेस। और फिर नॉन ओमिक किसको बोलेंगे? व्हाट आर नॉन ओमिक सब्सटेंसेस? जो फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक सब्सटेंसेस। सो द सब्सटेंसेस which do not obey Ohm's law are called non-ohmic substances. Okay, ये होगी डिफिनेशन। और डिफिनेशन बन गई पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इसका पहला पॉइंट और इसका पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या लिखेंगे आप? द डिफिनेशन दोनों के, ohmic substances are those which obeys Ohm's law and non-ohmic substances are those which do not obey Ohm's law. अब Ohm's law अगर वो ओबे कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस V और करंट में क्या रिलेशन रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो नेचर ऑफ VI कर्व इज फॉर ओमिक सब्सटेंसेस, दोनों में का VI कर्व का नेचर कैसा रहेगा? इस डायरेक्शन से पोटेंशियल डिफरेंस लिया, इस डायरेक्शन से मैंने करंट लिया, तो ओमिक सब्सटेंसेस के लिए ये नेचर ऐसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बराबर है, क्योंकि ये ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। ओके, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? नॉन ओमिक सब्सटेंसेस ओम्स लॉ फॉलो करते नहीं। तो फिर इनका जो नेचर, ग्राफ का नेचर है, VI कर्व का जो नेचर है वो अपन ने ड्रॉ किए थे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए, वही नेचर अपन यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। सो नेचर ऑफ VI कर्व एक्स, इसका नेचर अपने को पता है, और इसका ग्राफ इस तरह से आता है, सेमीकंडक्टर का ग्राफ, सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस जो ग्राफ फॉलो करते हैं उस तरह से। पीएन जंक्शन डायोड का जो ग्राफ है वो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो नेचर ऑफ VI कर्व ये बन गया दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर ओमिक सब्सटेंसेस होंगे तो वो ओम्स लॉ फॉलो करेंगे, और ओम्स लॉ फॉलो करेंगे तो VI कर्व इस तरह से होगा। नॉन ओमिक सब्सटेंसेस ओम्स लॉ फॉलो करते नहीं, इसलिए उनका VI कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो कुछ भी अलग टाइप का कर्व होगा। वो कैसा होता है? तो एक एग्जांपल अपन ने बताया कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में इस तरह का नेचर अपने को मिलता है। ये है नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। दो ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखने पड़ते 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए 2 ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखने पड़ते हैं। हाँ, अब मैं तीसरा पॉइंट बताता हूं यहां पर एग्जांपल का। कौन कौन से एग्जांपल आएंगे ओमिक कंडक्टर्स में? बराबर है, प्योर कंडक्टर्स, सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा। जो प्योर कंडक्टर है उनको अपन ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, इसलिए वो हो गए एग्जांपल्स ओम्स लॉ फॉलो करने वाले सब्सटेंसेस के, इसलिए वो बन गए ओमिक सब्सटेंसेस। अल्सो देयर और नॉन ओमिक के कौन से बताएंगे एग्जांपल्स? तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेमीकंडक्टर एंड सेमी इलेक्ट्रोलाइट भी बता सकते हो अपन।
semiconductors, electrolytes, these are the substances which do not obey Ohm's law. ये बन गए Ohm's law फॉलो करने वाले substances, ये बन गए Ohm's law न फॉलो करने वाले substances. Okay, these substances do not follow Ohm's law. ये हो गया तीसरा point of difference. There are few substances which obeys Ohm's law. These are metallic alloys. These are metallic alloys, and the name of these alloys are manganese, nichrome, constant, etc. They have some particular property. You use nichrome. Nichrome is used for heating filament. बराबर है, याद है? हीटिंग फिलामेंट में नाइक्रोम वायर यूज करते हैं अपन. मैग्नीन और कॉन्स्टेंट, these are the two substances with the help of which you construct the wires whose resistance do not changes with temperature. टेम्परेचर का इफेक्ट उनके रेजिस्टेंस पे इतना होता नहीं है. ऐसे जो मटेरियल है वो मैग्नीन और कॉन्स्टेंट है. ठीक है, पॉइंट ध्यान में रखो. ठीक है, अब यहां पर चौथा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं बता रहा हूं. यहां पर जो फ्लो होने वाला करंट है वो पोटेंशियल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है, और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मींस इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, मींस रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. बराबर है. एज स्लोप इज कांस्टेंट, सो रेजिस्टेंस of this material is constant. Means ohmic substances has constant resistance. Their resistance do not changes with applied voltage as well as flowing current. ये हो गया चौथा पॉइंट. रेजिस्टेंस do not changes with applied voltage, with applied potential difference and the current. ठीक है, यहां पर क्या बता सकते हो आप? यहां पर अपने दिखता है कि रेजिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है, वो वोल्टेज की और करंट की इससे बदलता नहीं. ठीक है, यहां पर क्या बता सकेंगे? देखो, अपने वोल्टेज चेंज किया तो करंट चेंज हो रहा. ये जो स्लोप है, यहां पर स्लोप कम है, यहां पर स्लोप थोड़ा ज्यादा है, यहां पर स्लोप और ज्यादा है. स्लोप चेंज हो रहा. स्लोप चेंज हो रहा माने थी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा. स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, मींस रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट. इस ग्राफ पर से अपना कंक्लूजन है कि इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं, इसलिए ये मटेरियल का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं. सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस? द पॉइंट ऑफ डिफरेंस यू कैन राइट रेजिस्टेंस चेंजेस with applied voltage as well as applied current, और फ्लोइंग करंट म्हटलं तरी चालेल. बरोबर आहे. सो दीज आर द 4 पॉइंट ऑफ डिफरन्स बिटवीन ohmic substances and non-ohmic substances. For the question is for 2 more and you have to write only 2 point of difference. मी तुम्हाला 4 सांगितले, तुम्हाला याच्यातले फक्त 2 लिहायचे. पहिला डेफिनेशनचा पहिला पॉइंट टाकायचा आणि दुसरा पॉइंट काय टाकायचा की या सबस्टन्सेसचं रेजिस्टन्स व्होल्टेज नुसार आणि करंट नुसार बदलत नाही, आणि यांचं व्होल्टेज आणि करंट नुसार बदलतं. आणि व्होल्टेज आणि करंट नुसार बघा, इथे पॉझिटिव्ह व्होल्टेज असेल तर हा स्लोप तुम्हाला असा दिसतोय, आणि निगेटिव्ह व्होल्टेज जर अप्लाय केला तर स्लोप उलटा दिसतोय. मीन्स रेजिस्टन्स चेंजेस विथ अप्लाइड व्होल्टेज and its polarity also. Applied voltage and its polarity as well as it changes with current. Current as well as its
पोलॅरिटी. इकडे निगेटिव्ह करंट आहे, निगेटिव्ह करंट नुसार रेजिस्टन्स वेगळा आहे, पॉझिटिव्ह करंट साठी रेजिस्टन्स वेगळा आहे. म्हणजे एका दिशेने करंट गेला तर रेजिस्टन्स वेगळं, उलट दिशेने करंट गेला तर रेजिस्टन्स वेगळं. सो द रेजिस्टन्स ऑफ these non-ohmic substances changes with change in applied voltage as well as with change in polarity of applied voltage as well as change in current as well as change in polarity of the current as well as applied current and its polarity. दोघांची पोलॅरिटी बदलली तरी रेजिस्टन्स बदलणार आहे. सो दीज आर द मेन डिफरन्सेस बिटवीन ओहमिक सबस्टन्सेस अँड नॉन ओहमिक सबस्टन्सेस. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. आपल्या नोट्स मध्ये आपण हा डिफरन्स लिहून नाही दिलाय, तुम्हाला तो लिहायचा आहे. The last point is, what are ohmic resistances and non-ohmic resistances? आप बता सकते हो, बताओ. हाँ, ohmic resistances are the resistances of ohmic substances. ohmic substance का जो रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे अपन? ohmic resistance. And what are non-ohmic resistance? non-ohmic substance का जो रेजिस्टेंस होगा वो non-ohmic resistance रहेगा. अब मुझे बताओ, ओमिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है? हाँ, ओमिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है. नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं, वो बदलता है. देखो इस ग्राफ का स्लोप बदल रहा है, यानी कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस बदलता है. नॉन ओमिक रेजिस्टेंस चेंजेस विथ, बताओ आप बता सकते हो. नॉन ओमिक रेजिस्टेंस चेंजेस विथ चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज. देखो वोल्टेज अगर अपन ने चेंज किया तो रेजिस्टेंस बदला, स्लोप बदला, माने रेजिस्टेंस बदल रहा. इधर भी अप्लाइड वोल्टेज चेंज किया तो ये स्लोप बदल रहा, यानी कि रेजिस्टेंस बदल रहा. एज वेल एज पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर वोल्टेज अपन ने अप्लाई किया तो इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस चेंज हो रहा. निगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज अप्लाई किया अपन ने तो इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बदल रहा. यानी कि चेंज होने वाला रेजिस्टेंस अप्लाइड वोल्टेज के और जाने वाले करंट के पोलैरिटी पे डिपेंड करता है. सो रेजिस्टेंस ऑफ नॉन ओमिक सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन पोलैरिटी एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. Also, the resistance of non-ohmic substance depends on polarity and magnitude of applied current. बात ध्यान में रखो. ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपको. While resistance of ohmic substance do not changes with resistance of ohmic substance do not changes with the applied voltage as well as the applied current. करंट और वोल्टेज के हिसाब से वो बदलता नहीं, उसका रेजिस्टेंस फिक्स होता है. ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आप इसमें डाल सकते हो. क्या पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखे बनेगा? The resistance of ohmic substance do not changes with applied voltage or applied current. While the resistance of non-ohmic substance changes with magnitude as well as polarity of the applied voltage and current. ये पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हो. ये भी बनता है उसमें पांचवा पॉइंट ऑफ डिफरेंस. So this is all about the 3 points. ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ, कहां पर से ओम्स लॉ की ओरिजिन होगी वो देखा अपन ने. लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या क्या लिमिटेशंस है वो भी अपन ने देखा. 2 लिमिटेशंस देखा अपन ने. और तीसरा पॉइंट अपन ने देखा, व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस एज वेल एज व्हाट आर ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंसेस.